क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में? आ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टेक्ट होगा सब विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, सपोज कि उसकी फोकल लेंथ f1 जो कि 40 सेंटीमीटर है, और दूसरा लेंस जो है वो कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव कह दिया तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है उनको कि माइनस लेनी है। अब ये आपके अंडरस्टूड है आपके लिए कि कॉन्केव की फोकल लेंथ आप माइनस कंसिडर करेंगे। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर, पावर P की वैल्यू निकालिए। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अगर आपको याद हो? पावर का फॉर्मूला, कंबाइंड पावर का फॉर्मूला, कंबाइंड फोकल लेंथ का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, कंबाइंड पावर का फॉर्मूला आपके पास ये बनेगा। वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, f1 प्लस f2, इसमें से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, हो गया 15, नीचे आ गया 40 और ये माइनस का 25 इंटू 100, 25 से 100 4, 4 से 40 10, तो 15 को जब 10 से डिवाइड कराएंगे तो 1.5 आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ गया? 1.5 माइनस में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही। क्वेश्चन नंबर 10, जी 10 सॉल्व करा, क्या आंसर आ रहा है? अच्छा जी, अच्छा कह रहे हैं ऑप्शन सी आंसर f/x, कुछ कह रहे हैं बी आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी f/x। देखें गौर से क्या कह रहे हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है, सही, ये हो गया उसका प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक के दरमियान का फासला हमें पता है क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। तो यहां से यहां तक का फासला तो हो गया फोकल लेंथ ऑफ द लेंस स्मॉल f। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला। सवाल में कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इज x। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इज x। ये तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला, फोकल लेंथ। एक ऑब्जेक्ट प्लेस है कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे, लेकिन कहां से? फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से दूर एक ऑब्जेक्ट प्लेस है और उसका फासला प्रिंसिपल फोकस से कितना है? स्मॉल x के बराबर गिवन है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, जो कि हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला। तो ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला पूरा कितना हो गया? f प्लस x के बराबर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? जी बेटा, ये बात क्लियर है? सही। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ। एक ऑब्जेक्ट प्लेस है प्रिंसिपल फोकस से कितनी दूर? x डिस्टेंस पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? f प्लस x के बराबर। और आपसे फाइंड आउट करने को क्या कह रहे हैं? मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताइए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f/p माइनस f। तो f एज इट इज, p की जगह p की वैल्यू दैट इज x प्लस f, और ये माइनस का f, प्लस f माइनस f कैंसिल, आंसर इज f/x। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा रिज्वाइन कर लें, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है साउंड में, रिज्वाइन कर लें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 करते हैं।
अगर 10 समझ में आया हुआ है तो फिर 11 भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोगों में से अगर किसी ने 11 सॉल्व किया हो तो क्या आंसर आ रहा है? जी, क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व नहीं हो रहा था, चलें करते हैं। जिन्होंने सॉल्व किया है वो बता रहे हैं ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है उनका ऑप्शन ए। क्या कह रहे हैं सवाल में? सवाल में ये कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस, वही चीज, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ हो गया। यहां पर भी प्रिंसिपल फोकस होगा, यहां से यहां तक का फासला फोकल लेंथ। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस है कितने डिस्टेंस पे? x1 डिस्टेंस पे फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो x1 डिस्टेंस पे प्लेस है फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, और उसका रियल इमेज बन रहा है। और रियल इमेज हमेशा हमें पता है कहां बनता है? अदर साइड ऑफ द लेंस बनता है, सही है ना? और उसका रियल इमेज बन रहा है सपोज के यहां। तो उसका जो इमेज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पे बन रहा है फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस? x2 डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस से कितनी दूर है? x1 डिस्टेंस पे। इमेज कितनी दूर बन रहा है प्रिंसिपल फोकस से? x2 डिस्टेंस पे। तो बताइए इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? तो बताइए इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? तो चलें पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज से लेंस तक का फासला इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, दैट इज f प्लस x1 पूरा डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस दैट इज q किसके बराबर हो गया? f प्लस x2 के बराबर। तो p और q हमारे पास क्या आया? f प्लस x1 और f प्लस x2 आ गया। अब आइए हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है PQ ओवर P प्लस Q। वैल्यूज को पुट करते हैं, गौर से देखिएगा, पहले समझ लें उसके बाद कॉपी कर लें। P की जगह P की वैल्यू दैट इज f प्लस x1, Q की जगह Q की वैल्यू दैट इज f प्लस x2, और डिवाइड में f प्लस x1 प्लस f प्लस x2। नेक्स्ट स्टेप, ये f एज इट इज, ये वैल्यू इधर जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं? f प्लस f 2f हो गया, और ये x1 प्लस x2 अपनी जगह मौजूद, सही है? f प्लस f 2f हो गया, x1 प्लस x2 ये अपनी जगह मौजूद। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? पहले f मल्टीप्लाई होगा दोनों से, पहले f मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो f को जरा दोनों से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया f स्क्वायर प्लस f x2। x1 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, f x1 प्लस x1 x2 मल्टीप्लाई होकर हो गया x1 x2। सिंपली मल्टीप्लिकेशन कराइए दो ब्रैकेट्स की, और कुछ भी नहीं करा है, सही है? f को पहले दोनों से कराया f स्क्वायर प्लस f x2, x1 को दोनों से कराया f x1 प्लस x1 x2। सॉल्व करते हैं इसको और फर्दर f से मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 2f स्क्वायर f x1 f x2, और ये अपनी जगह एज इट इज मौजूद। f x1 से f x1 कैंसिल, f x2 से f x2 कैंसिल, ये f स्क्वायर इधर आकर माइनस हो गया, 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर माइनस, सिर्फ f स्क्वायर बचेगा, इक्वल्स टू के बाद बच रहा है x1 x2, आंसर आ गया अंडर रूट x1 x2। आ गया समझ? जी बेटा, आ गया समझ? सिंपली मल्टीप्लिकेशन कराइए,
सही बेटा। चैप्टर 2 की मार्किंग में कब का मना कर चुका हूँ। चैप्टर 2 की मार्किंग काफ़ी दफ़ा क्लास में बता भी चुका हूँ कि मैं नहीं दूंगा और ना करने की ज़रूरत है, ये बात मैं बता चुका हूँ। जी, सवाल थोड़ा सा हाँ था, थोड़ा सा समझने वाला ज़्यादा था सवाल कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया, इमेज को कहाँ प्लेस किया गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। चले 11 के बाद अब जो थोड़े जल्दी जल्दी हो सकते हैं वो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। बेटा अभी कंफर्म नहीं है, देखें क्या है, 18 है या 25 है, देखें अभी एक आध दिन में और क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, पहले मैं करवा रहा हूँ आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं 15 में? अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ प्रोड्यूसेस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको n गिवन है, n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट करने को। मैग्निफिकेशन आपको n गिवन है और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ f गिवन है। कॉन्केव की फोकल लेंथ f गिवन है, सही है। मैग्निफिकेशन n गिवन है, तो p निकालना है n f, और फोकल लेंथ आपको क्या गिवन है? f के बराबर। तो अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम याद करें तो f ओवर p माइनस f होता है, बस पुट कर दें n एज इट इज, f एज इट इज, p फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई np nf, nf उधर जाकर क्या हो गया? प्लस हो गया, दोनों में से n कॉमन, सॉरी दोनों में से f कॉमन, 1 प्लस n, और n नीचे जाकर आपके पास डिवाइड हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1 प्लस n ओवर n इंटू एफ। कॉन्केव मिरर कहा हुआ था, तो कॉन्केव मिरर का मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये बात बता चुका हूं। कॉन्केव मिरर सिमिलर टू कॉन्वेक्स लेंस। मैग्निफिकेशन की वैल्यू n गिवन थी, फोकल लेंथ उसकी f गिवन थी, सही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया? 1 प्लस n ओवर n इंटू एफ। सही। आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हो सकता है इस सवाल को किसी ने जो है वो दूसरे मेथड से करा हो, तो अगर कहेंगे तो मैं वो भी बता देता हूँ। चलिए देख लीजिए, वो मेथड भी समझा देता हूँ। क्या कह रहे हैं सवाल में? एक तरीका ये भी है कि इमेज जो है वो n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है। इमेज जो बन रहा है यानी कि Q, वो n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। n टाइम्स द ऑब्जेक्ट का मतलब np। आपने हो सकता है ऐसे करा हो और आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो आपने लेंस फॉर्मूला लगा दिया होगा, और लेंस फॉर्मूला p का हम क्या पढ़ते हैं? QF ओवर Q माइनस f। तो p निकालना है, Q की जगह Q की वैल्यू, F एज इट इज NP माइनस F, P से P कैंसिल, ये 1 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ये हो गया, ये हो गया NF। तो अगर किसी ने ऐसे भी करा है तो ये भी सही है, दोनों में से F कॉमन, n प्लस 1, n नीचे आकर डिवाइड, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। आप चाहे पहले तरीके को फॉलो करें चाहे दूसरे वाले तरीके को। पहले तरीके में मैग्निफिकेशन डायरेक्ट n गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, और दूसरे तरीके में मैंने जो सवाल में कंडीशन गिवन थी क्या, कि इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो उसको मैंने लिख दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको?
क्या ये दोनों तरीके क्लियर हैं? चलें, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जल्दी से जरा 17 बता दें पहले। 17 पहले 17 पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही आंसर 17 का। आसान सा सवाल है। क्या कह रहे हैं? व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर, एक लाइट एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर में एंटर हो रही है। तो रेयरर से डेंसर में हमने पढ़ा था वी और लैम्डा दोनों डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही था ना, वी और लैम्डा दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। तो वी और लैम्डा डिक्रीज, तो या तो वेलोसिटी डिक्रीजेस होगा या तो वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन ए, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज बी ऑप्शन है। नाइदर वेवलेंथ नॉर फ्रीक्वेंसी चेंज, गलत ऑप्शन डी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस जबकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो ये था 17। जल्दी से 18 भी बता दें। 18 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर 18 का। सब सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। 18 का आंसर ऑप्शन ए। सिंपली एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। ये फॉर्मूले से भी हो सकता है, दूसरे फॉर्मूले से भी हो सकता है, दोनों तरीके से बता देता हूं। एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। अब निकालना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालनी है। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, तो वी तो फाइंड आउट करना है। सी कांस्टेंट होता है, दैट इज 3 एक्सपोनेंशियल 8। 3 एक्सपोनेंशियल 8 वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। एन, अब जब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका यूज करेंगे? वाटर का, जो कि हमें कितना गिवन है? 4/3 गिवन है। वाटर में निकालनी है ना, तो वाटर के लिहाज से यूज कर लेते हैं। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। ये हो गया 9 एक्सपोनेंशियल 8, 3 3 दा 9, 4 नीचे आके डिवाइड। तो 9 से 4 को डिवाइड कराइए। 4 2 जा 8 छोटी वैल्यू, 4 3 जा 12 बड़ी वैल्यू। तो आंसर 2 से बड़ा 3 से छोटा। 2.25 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए गिवन है। और अगर कोई ये कह रहा है कि सर फिर जो है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों गिवन है, तो बेटा वो इसलिए गिवन है कि आप अगर चाहें तो इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो भी बता देता हूं, ताकि क्लियर हो जाए बात। क्या आप इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं, अगर दो मीडियम के लिहाज से बात करें, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले से C की वैल्यू निकालें तो वह NV आ जाएगी। तो दोनों मीडियम के लिए C कांस्टेंट होगा, होगा या नहीं? दोनों मीडियम के लिए C क्या होगा? कांस्टेंट। दोनों के लिए C की वैल्यू क्या होगी? वैक्यूम कांस्टेंट। तो अगर C इज इक्वल टू NV लगाएं तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, फर्स्ट मीडियम के लिहाज से N1V1 C के बराबर, सेकंड मीडियम के लिहाज से N2V2, दोनों को कंपेयर करके एक फॉर्मूला ये बना लिया। और अगर हम चाहें तो हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, N1 λ1 इक्वल्स टू N2 λ2। इन दोनों फॉर्मूलों को जरा कॉपी भी कर लीजिएगा ताकि याद रहे कि फॉर्मूला ये भी बन सकता है। क्योंकि ये बात हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी का वेवलेंथ से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो V1 की जगह मैंने λ1 लिख दिया, V2 की जगह मैंने λ2 लिख दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब मैं इस सवाल को इस फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा देता हूं। सही है? चलें, नोट कर लिए दोनों फॉर्मूले? जी बच्चों, सही। चलिए अब इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं।
सपोज के ये दोनों वैल्यूज वाटर की हैं और सपोज के ये दोनों वैल्यूज किसकी हैं, ग्लास की हैं। तो N1 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। N2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना गिवन है 3/2। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है दैट इज 2 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, सारी वैल्यूज गिवन है। 2 से 2 कैंसिल, 3 क्रॉस में जाकर मल्टीप्लाई 9 हो गया और 4 नीचे आकर डिवाइड हो गया, वही पूरी चीज 9 डिवाइड बाय 4 2.25 एक्सपोनेंशियल 8। तो चाहें तो ऐसे कर लें और चाहें तो डायरेक्ट n इज इक्वल टू C/V से कर लें। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम? चलें, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 किसी ने सॉल्व किया? क्या आंसर आ रहा है? रेयर टू मीडियम का कैसे पता चला बेटा? वाटर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है सबसे, ग्लास का ज्यादा होता है, तो एयर रेयरर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम। 2415 बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन 12 का आंसर 2319, वेरी गुड, आपका आंसर भी सही है। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है 12वां, लेकिन और थोड़ा सा बड़ा भी है, गौर से समझिएगा। एयर मुझे याद नहीं, लेकिन एनटीएस का सवाल है, प्राइवेट कॉलेज के पेपर में आया था, मेरे ख्याल से लियाकत नेशनल के पेपर में आया था ये सवाल। चलें सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल, थोड़ा सा बड़ा सवाल और थोड़ा सा लॉजिकल भी। सवाल में कह रहे हैं कि एक लेंस है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान का डिस्टेंस डी गिवन है। कॉन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के दरमियान का डिस्टेंस स्मॉल डी गिवन है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं डी की वैल्यू जो है वो P+Q के बराबर होगी। क्यों? ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P होता है और लेंस से इमेज तक का फासला इमेज डिस्टेंस Q होता है। तो टोटल डिस्टेंस D कितना हो गया? P+Q के बराबर। आपको फाइंड आउट करने को कह रहे हैं कि इस लेंस की फोकल लेंथ बताइए, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है PQ/P+Q। अब प्रॉब्लम यह है कि P+Q की जगह तो D लिख देंगे, लेकिन ऊपर P और Q जो है उसकी वैल्यू अभी भी हमारे पास नहीं है, और हमें सारे ऑप्शंस जो गिवन हैं वो इन टर्म्स ऑफ M और D गिवन है। हमें जो सारे ऑप्शंस गिवन हैं वो इन टर्म्स ऑफ M और D गिवन है, लिहाजा हमें P और Q की जगह उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ M और D। कैसे निकालना है? गौर से देखिए। मैग्निफिकेशन स्मॉल m के बराबर कही भी है कि जो मैग्निफिकेशन है वो स्मॉल m है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला Q/P होता है, सबको पता है। तो अगर हम यहां से Q की वैल्यू निकालें तो वो MP के बराबर आ गया। अभी भी Q MP आया है, इन टर्म्स ऑफ M और D नहीं आया, सही है। हमें इन टर्म्स ऑफ M और D चाहिए ताकि आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ M और D आए। आगे गौर से सुने। अब अगर Q की वैल्यू MP हो गई तो क्या मैं P की वैल्यू लिख सकता हूं कि वो हो जाएगी D/M+1? किस किस को ये स्टेप समझ में आ गया?
अगर Q की वैल्यू MP है तो P की वैल्यू D ओवर M+1 हो जाएगी। किस किस को ये स्टेप समझ में आ गया? जी बच्चों, कितनों को ये स्टेप समझ में आया? नहीं आया समझ? इधर देखिए, P प्लस Q किसके बराबर? MP। अभी भी समझ में नहीं आया? तो P का आंसर आ गया ना, D ओवर M+1। अब आ गया समझ? अब आ गया समझ? नहीं बेटा, ये D वाला नहीं है, ये D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन वाला नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ है कि ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला D है। तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई कितनी? D ओवर M+1। कैसे? D है P प्लस Q, P की जगह P, Q की जगह MP, दोनों में से P कॉमन, तो P की वैल्यू आ गई D ओवर M+1। तो P तो आ गया, बस जब P आ गया तो Q भी आ गया। इस P को यहां पुट कर दें, Q आ गया। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? जब P यहां पुट होगा तो M से मल्टीप्लाई होके ये हो गया MD ओवर M+1। तो P और Q दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ M और D आ गई। P की वैल्यू ये निकाली हुई, इस P को जब यहां पुट करा तो Q की वैल्यू आ गई MD ओवर M+1। बस पुट कर दें, P की जगह P की वैल्यू दैट इज D ओवर M+1, Q की जगह Q की वैल्यू दैट इज MD ओवर M+1। P प्लस Q को हम क्या लिखेंगे? स्मॉल d। तो फर्स्ट से थर्ड टर्म कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचा? MD। नीचे कितने ब्रैकेट है M+1 के? दो, दोनों मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर क्या मिल गया? MD ओवर M+1 का होल स्क्वायर। समझ में आया सवाल? मैंने कहा था थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल। काफी पहले आया है ये इतना लेंथी सवाल, अब तो नहीं आ सकता, जाहिर सी बात है, पहले आ चुका है। कॉपी कर लें तो बताइएगा। Q की वैल्यू बताऊं? बेटा P की वैल्यू आ रही थी D ओवर M+1, इस P की वैल्यू को यहां पुट कर दें। जब P की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो M से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया MD, नीचे वाली वैल्यू M+1 एज इट इज। जी लगेगा कम से कम 3-4 मिनट इस सवाल को करने में। टू डबल फाइव सेवन। बेटा हम अपने कॉन्सेप्ट्स बना रहे होते हैं, मैं ये कह दूं कि लेंथी सवाल नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये भी गलत हो जाएगा। आ गया तो आप मुझे कहेंगे सर आपने तो मना किया था। पेपर में आ तो चुका है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। बेटा फिजिकल क्लासेस के चांसेस अभी फिलहाल परसों से तो नहीं है, बाकी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो एसओपीज गवर्नमेंट ने दी हैं उसको भी देखना है, सारी चीज़ों को मैनेज करना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। कॉपी कर लिया हो तो फिर मिटाऊं?
चलें जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, दो और सवाल जो रह गए हैं उसको कर लेते हैं पहले। 13 और 14 जल्दी से। मैंने 13 और 14 के लिए आप लोगों को लास्ट क्लास में वो फिगर ड्रॉ करवा दी थी। चलें जी, तो हमने 13 और 14 के लिए ये फिगर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बनवाई थी और मैंने कहा था कि फिर सॉल्व करिएगा, और ये सवाल जब आया था तो इसमें ये फिगर गिवन थी, ये फिगर गिवन थी। सही है? अगर Q नेगेटिव होगा जी बेटा, अगर Q की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है, लेकिन माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज को शो कर रही होती है, उसका मैग्निफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप ये कहें कि माइनस का नंबर अगर लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब छोटा इमेज बन रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइनस की साइन सिर्फ नेचर ऑफ इमेज बता रही होती है मैग्निफिकेशन के अंदर। सही? 2510 होगी, देखो यार मुझे पता नहीं, सर से मेरी बात नहीं हुई, देखो कब होती है। और से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि अगर एक लेंस को हम PQ एक्सिस से कट कर रहे हैं तो बताइए उनकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। अगर किसी लेंस को हम PQ एक्सिस से कट कर रहे हैं तो बताइए उन लेंस की इंडिविजुअल फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। सही? अभी मुझसे जिसने सवाल पूछा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -4 लिखी हुई है तो मैग्निफिकेशन इज 4, यानी कि इमेज 4 गुना बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। माइनस साइन सिर्फ ये डिनोट करेगी कि इमेज वर्चुअल है, बस। चले जी, सवाल पे आइए गौर से। अभी ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। सही है? अगर हम इस लेंस को PQ एक्सिस से कट करें, अगर हम इस लेंस को PQ एक्सिस से कट करें तो अब ये बाय कॉन्वेक्स लेंस नहीं रहेगा, अब ये बाय कॉन्वेक्स लेंस नहीं रहेगा। सही है? अब ये बन जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल सही। 2529 आप पूछ रही हैं कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में आती है और ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों हो तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे। डेफिनेटली बेटा, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेचर ऑफ इमेज के साथ गिवन है, नेचर ऑफ इमेज के साथ गिवन है, तो आप वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो आपका आंसर आ रहा होगा एक्चुअल नेचर के साथ, साइन के साथ। अगर आपका आंसर -4 आ रहा होगा तो आप +4 वाला मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब आपसे ऑप्शन जो मांग रहे होंगे वो मैग्निफिकेशन के साथ साथ नेचर ऑफ इमेज भी मांग रहे होंगे। तो अगर वो नेचर ऑफ इमेज भी मांग रहे हैं मैग्निफिकेशन के साथ साथ, तो आपको प्लस या माइनस भी देखते हुए मार्क करना पड़ेगा। ठीक है? 2557 जी बेटा, वहां पे मिस्टेक है, जब भी कह रहा हूं बस इतनी सी बात याद रख लें, माइनस में वर्चुअल है, प्लस में रियल इमेज शो करता है। पावर में तो माइनस आ सकती है, पावर कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है ना भाई, कॉनकेव की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, उसकी पावर भी नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, उसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। ठीक है?
कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, उसकी पावर पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, उसकी पावर भी नेगेटिव। चलिए जी, जल्दी से जरा सवाल सुन लीजिए, जल्दी से जल्दी से। क्या है आपके पास कि अगर हम एक लेंस को PQ एक्सिस से कट कर रहे हैं तो अभी ये एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन जब आपने उसको PQ एक्सिस से कट करा तो अब वो बाय कॉन्वेक्स लेंस नहीं रहा, अब वो चेंज हो गया किसमें, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस के अंदर। तो हुआ क्या, लेंस चेंज हो गया। हुआ क्या, लेंस चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, फोकल लेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि लेंस ही चेंज हो गया है। अभी ये बाय कॉन्वेक्स लेंस था, जब हमने इसको PQ एक्सिस से कट करा तो अब ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस के अंदर चेंज हो गया। तो अब जब लेंस चेंज हो गया तो इसका मतलब है फोकल लेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब सुने गौर से जो बात बता रहा हूं। बाय कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है। बाय कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स की कन्वर्जिंग पावर कम होती है। अब सुने मेरी बात गौर से, क्या बताना चाह रहा हूं। बाय कॉन्वेक्स की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने का दूसरा मतलब यह है कि कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को करीब कन्वर्ज करवाएगा। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने का मतलब यह है कि कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को करीब कन्वर्ज करवाएगा। जब वो करीब कन्वर्ज करवाएगा तो प्रिंसिपल फोकस करीब बनेगा, और प्रिंसिपल फोकस करीब बनेगा तो इसका मतलब फोकल लेंथ कम आएगी। और अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, सही है, सॉरी, कन्वर्जिंग पावर कम है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम होने का मतलब यह है कि वो लाइट रे को दूर कन्वर्ज करवा रहा होगा, और जब वो दूर कन्वर्ज करवाएगा तो प्रिंसिपल फोकस दूर बनेगा, तो फोकल लेंथ क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्या ये जुमला समझ में आया सबको? क्या ये जुमला समझ में आया? सही। अगर किसी की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है तो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने का मतलब हुआ प्रिंसिपल फोकस करीब, प्रिंसिपल फोकस करीब, तो इसका मतलब होगा कि उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। सही। और अगर किसी की कन्वर्जिंग पावर कम है, ये मैंने एरो से लिखा है भाई, ये एरो शो करा है नीचे, अब डाउनवर्ड कम, अपवर्ड ज्यादा, तो प्लेनो की कन्वर्जिंग पावर कम। कन्वर्जिंग पावर कम का मतलब कि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को दूर कन्वर्ज करवाएगा। जब वो दूर कन्वर्ज करवाएगा तो प्रिंसिपल फोकस दूर बनेगा, और जब प्रिंसिपल फोकस दूर बनेगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में अब आई? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जी बच्चों, अब क्लियर है? जो कह रहे थे नहीं समझ में आया, सही। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा, करीब कन्वर्ज, करीब कन्वर्ज का मतलब प्रिंसिपल फोकस करीब, तो फोकल लेंथ कम। कन्वर्जिंग पावर कम, दूर कन्वर्ज, दूर कन्वर्ज, प्रिंसिपल फोकस दूर, प्रिंसिपल फोकस दूर, तो फोकल लेंथ ज्यादा। ठीक है, फोकल लेंथ ज्यादा, सही। तो इसका मतलब हुआ कि प्लेनो की फोकल लेंथ ज्यादा आएगी, तो आंसर तो ज्यादा वाला होना है। ठीक है, आंसर तो ज्यादा वाला होना है। अब क्या आंसर हो, अब क्या आंसर हो, इसको भी समझ लेते हैं। ये कम और ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई? पहले तो ये बता दें जरा जल्दी से। चलें, तो अब आंसर या तो 2f होगा या तो 4f होगा। आंसर या तो 2f होगा या तो 4f होगा। तो आंसर इज 2f। कैसे? मैथमेटिकल भी समझा देता हूं, गौर से सुनिएगा।
जब हम इस लेंस को PQ एक्सिस से कट कर रहे हैं तो ये दो आइडेंटिकल लेंसेस के अंदर कट हो जाएगा। आइडेंटिकल लेंसेस का मतलब हो गया कि दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलरली कट हो रहा है, तो लिहाजा जो फोकल लेंथ इसकी होगी वही फोकल लेंथ इसकी होगी। एक ही मटेरियल में के बने हुए हैं तो दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, सेम होगी, जब बिल्कुल सिमिलर कट कर रहे हैं। जब दोनों की फोकल लेंथ कम है तो उसको हमने सपोज कर लिया कि वो एफ डैश है, और यही हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इंडिविजुअल लेंस की फोकल लेंथ पूछी है ना फाइंड आउट करने को। ठीक है, जब ये दो लेंसेज में कट हो गया तो अब ये एज अ कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन याद हो तो हमने पढ़ी थी कि दो लेंसेज को हम इस तरीके से प्लेस करें कि उनके दरमियान की सेपरेशन ना होने के बराबर हो, तो वो एज अ कॉम्बिनेशन ट्रीट करते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला, कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है F1 F2 और F1 प्लस F2। F1 F2 दोनों F डैश के बराबर है, F डैश से मल्टीप्लाई होकर हो गया F डैश स्क्वायर, F डैश से साथ ऐड होकर हो गया 2F डैश। ये F होती है कंबाइंड फोकल लेंथ, यानी कि जब वो एक कंबाइन होकर एक लेंस बन गया, तो जब कंबाइन होकर एक लेंस बन गया तो कंबाइंड फोकल लेंथ तो F है, तो ये नहीं निकालनी हमें इंडिविजुअल वाली निकालनी है। तो एक F डैश से एक F डैश कैंसिल, तो F डैश का आंसर क्या आ गया 2F। समझ में आया जी बच्चों, समझ में आया? जल्दी से बताइए, समझ में आया? रिपीट कर दें। जब हमने इसको PQ एक्सिस से कट करा तो ये दो आइडेंटिकल लेंसेस के अंदर कट होगा। आइडेंटिकल लेंसेस का मतलब जितनी फोकल लेंथ इसकी उतनी इसकी होगी, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं, तो दोनों कॉन्वेक्स लेंसेस सेम हो गए। तो दोनों की फोकल लेंथ मैंने F डैश कंसिडर कर ली। सपोज इसकी F1 इसकी F2 दोनों बराबर होंगी, तो मैंने इसको F डैश कंसिडर कर लिया, और हमसे यही पूछ रहे थे कि इंडिविजुअल की फोकल लेंथ क्या होगी, तो हमें F डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है, लेकिन जब ये दो लेंसेज में कट होगा तो ये एज अ कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी दरमियान की सेपरेशन ना होने के बराबर है, बस ऐसे कट कर दिया बस। तो अब एज अ कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा, तो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये रहा, हमें ये निकालना है। तो बस पुट कर दिया F1 F2 F डैश स्क्वायर 2F डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ गया 2F। जी जी बेटा, F डैश एक कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की शो कर रहा है ना। सही है, क्लियर हो गया? तो अगर किसी भी लेंस को हम परपेंडिकुलरली कट करते हैं तो उस कंडीशन में जो इंडिविजुअल लेंस की फोकल लेंथ होती है वो डबल हो जाती है। सही, जब एक लेंस को हम परपेंडिकुलरली कट करेंगे, यानी कि दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में चेंज कर देंगे, तो उन दोनों की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इस कंबाइंड फोकल लेंथ से ट्वाइस हो जाएगी। अब आइए जरा जल्दी से इसका आंसर दे दें। अगर इस लेंस को RS एक्सिस से कट करें, आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्यों, अब हाफ क्यों हो जाएगी? बच्चों सुने तो गौर से, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, जब PQ एक्सिस से कट कर रहे हैं तो लेंस चेंज हो गया। अभी था बाय कॉन्वेक्स, PQ से कट करा प्लानो कॉन्वेक्स बन गया, तो लेंस चेंज फोकल लेंथ चेंज। अगर हम ऐसे कट कर रहे हैं तो क्या इसकी जो दो कर्व सरफेसेस हैं उनमें कोई फर्क आया? नहीं आया। तो जो दो कर्व सरफेसेस पहले थी, अभी भी तो दो कर्व सरफेसेस वैसे ही रहेंगी। तो जब वैसे ही रहेंगी तो फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कोई शेप नहीं होता लेंस का, क्या आप कहें नया शेप आ गया लेंस का? सही। तो जब आप लेंस को PQ एक्सिस से कट कर रहे हैं तो लेंस चेंज हो गया प्लेनो में। जब ऐसे कट कर रहे हैं तो लेंस की दो कर्व सरफेसेस वैसे ही मौजूद हैं, उसके दो कर्व सरफेसेस में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो जब दो कर्व सरफेसेस में कोई चेंजिंग नहीं आई
तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फोकल लेंथ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 14 का आंसर क्या होगा? एफ। क्लियर हो गया बेटा? ये कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बताइए। तो 14 का आंसर हो जाएगा एफ। तो जब दो कर्व सरफेसेस चेंज नहीं होंगी तो फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे बताना है, थोड़ी से प्लेन मिरर के बारे में बात कर लें जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी, टाइम कम है, थोड़ा सा मुझे प्लेन मिरर के बारे में बताना है। प्लेन मिरर, मैट्रिक में सबने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? बहुत सौ को याद भी होंगी, कुछ को नहीं याद होंगी। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है, हमेशा सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है, और कैसा बनाता है? हमेशा लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्या मैट्रिक में चारों प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने मैट्रिक वाली लिखी हैं। हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, हमेशा सेम साइज का बनाता है, हमेशा सेम डिस्टेंस पे बनाता है, और लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट प्लेन मिरर, जो हमारे घरों में मिरर लगे हुए हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं। हम सामने अगर खड़े हों तो हम सीधे ही नजर आते हैं, उल्टे तो नहीं। सही है? तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट में लेटरली इन्वर्टेड का मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड राइट साइड पे नजर आती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? राइट साइड लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड राइट साइड पे नजर आती है, तो ये कहलाता है लेटरली इन्वर्टेड। ऐसा ही होता है ना, राइट साइड लेफ्ट पे नजर आती है, लेफ्ट साइड राइट पे नजर आती है। सही? इवन कि अगर आप बुक को भी सामने रखेंगे तो सब कुछ उल्टा लिखा हुआ नजर आता है। एम्बुलेंसेस के सामने एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है उल्टा? वो इसीलिए लिखा हुआ होता है कि जब हम अपने कार्स के साइड मिरर से देखते हैं तो हमें उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे कार्स के साइड मिरर्स भी जो होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं। ऐसा ही है ना? तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? राइट साइड लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड राइट साइड पे नजर आती है। सेम साइज और सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है? सेम साइज और सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जितने डिस्टेंस पे सामने ऑब्जेक्ट मौजूद है, जितने डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी कि जो P है, उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर क्या बनता है? इमेज बनता है सेम साइज का। उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। तो P और Q हमेशा बराबर होते हैं, और अगर P और Q बराबर होते हैं तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लेन मिरर की हमेशा 1 होती है। क्या ये बात समझ में आई सबको? सेम साइज सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है? जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज बनता है। और सेम डिस्टेंस का मतलब जितने डिस्टेंस पे सामने ऑब्जेक्ट मौजूद है प्लेन मिरर के, उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। तो P और Q हमेशा बराबर रहते हैं प्लेन मिरर में, तो हम ये कहते हैं कि प्लेन मिरर की हमेशा जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होगी? 1 होगी। सही है? हमेशा क्या होगी? 1 होगी। -1 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इमेज वर्चुअल बना रहा है, तो अगर माइनस की साइन किससे लिखेंगे तो नेचर ऑफ इमेज को आप माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? सर बिहाइंड द मिरर मतलब बेटा वर्चुअल इमेज मैंने क्या बताया था लेंस में कहाँ बनता है? वर्चुअल इमेज हमेशा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, जबकि मिरर में वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है। रे डायग्राम मैट्रिक में पढ़ते तो हैं। ये अगर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये आके टकराएगा, एक लाइट रे आकर ऐसे टकराती थी, सही है? कुछ याद आ रहा है? और एक लाइट रे आपके पास जाहिर सी बात है ऐसे टकरा कर भी वापस जाती थी रिफ्लेक्शन से। तो आप इस तरीके से इसको बैकवर्ड एक्सटेंशन देते थे ना, तो ये यहाँ पे जाकर जो है वो उतने ही साइज उतने ही डिस्टेंस के ऊपर जाकर क्या बनता था? इमेज बन रहा होता था बैकवर्ड एक्सटेंशन से। याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज हमेशा बैकवर्ड एक्सटेंशन से बनाया जाता है। तो ये टकरा कर वापस आएगी, मिरर से रिफ्लेक्शन होगी। तो जब आप इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंशन देते हैं तो इस तरह इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। सही है? 14 में अगर सेम फोकल लेंथ है तो f हाफ क्यों नहीं हुई बेटा? क्यों हाफ होगी? जब फोकल लेंथ ही सेम रही कट होने के बाद ही तो बताया मैंने कि जब आपने लेंस को कट कर दिया ऐसे तो उसकी दो कर्व सरफेसेस तो एज इट इज रही। तो जब दो कर्व सरफेसेस एज इट इज रही तो चाहे इस हाफ को कंसिडर करें चाहे इस हाफ को कंसिडर करें तो इसकी भी फोकल लेंथ f रहेगी, इसकी भी f रहेगी, f ही रहेगी ना, हाफ क्यों कह दूं? सही है? तो पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होती है? 1 होती है। सेम साइज का इमेज बनता है, सेम डिस्टेंस पे इमेज बन रहा होता है बिहाइंड द मिरर। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की हमेशा 1 होती है। तो ये तो तमाम वो बातें जो कि आपने मैट्रिक लेवल में भी पढ़ी। अब कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो हम मैट्रिक में नहीं पढ़ते। जरा लिखिए एक पॉइंट, फिर समझाता हूं, इसको बताता हूं। m क्यों 1 है बेटा? इतना सब कुछ बता दिया, अभी भी पूछ रहे हैं 1 क्यों है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला q और p होता है। तो जब p और q बराबर हैं तो किसी को भी किसी से रिप्लेस करा दो तो p और p कैंसिल होने के बाद आंसर 1 ही आएगा ना। तो p और q हमेशा बराबर होते हैं। p और q हमेशा जब बराबर होंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला q अपॉन p। तो q को p से रिप्लेस कर दें, p से p कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा? 1। जी 16 समझाने के लिए ही ये तमाम बातें बता रहा हूँ। 16 डायरेक्ट समझाऊंगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 16 पढ़ाने के लिए ही, क्वेश्चन नंबर 16 बताने के लिए प्लेन मिरर पूरा पढ़ा रहा हूँ ताकि फिर 16 पे हम आए। ठीक है, ये चीजें कॉपी कर ली जल्दी से, जरा टाइम कम है। जी बच्चों, ये कॉपी कर ली तो एक पॉइंट और लिखिए, लेटरली इन्वर्टेड वाला बता दें बेटा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट साइड लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड राइट पे। राइट साइड लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड राइट साइड पे नजर आती है। मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं प्लेन मिरर के सामने, तो क्या आपके राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड पे और आपकी लेफ्ट साइड आपके राइट साइड पे नजर नहीं आती? एक बुक को सामने रखिएगा तो क्या सब कुछ उल्टा लिखा हुआ नजर नहीं आता? इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? मैं अनाउंस करूंगा बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ग्रैंड टेस्ट का, बता दूंगा कब होगा। तो अगर ये पॉइंट्स को सब नोट कर लिया हो तो बस एक पॉइंट लिखवा रहा हूं और क्लास को यहाँ एंड करूंगा, और उस पॉइंट को हम फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। सही है? सर भी आ चुके हैं, उनकी क्लास है, बस एक पॉइंट लिख लो। Plane mirror always formed odd number of images. 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 ठीक है?
क्या मतलब कि प्लेन मिरर हमेशा ऑड नंबर ऑफ इमेजेस बनाता है, यानी कि 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। 2 इमेज नहीं बनाएगा, 4 नहीं बनाएगा। अब ये मत कहिएगा कि सारा एक ही नजर आता है, हम तो सामने खड़े होते हैं। हाँ तो भाई अब मिरर एक होगा तो एक ही नजर आएगा, लेकिन अगर 2 मिरर को हम इस तरीके से प्लेस करें कि वो कुछ एंगल बना रहे हों, तो उस कंडीशन में सपोज के ये 2 प्लेन मिरर ऐसे प्लेस हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में भी जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस दोनों मिरर में बनेंगे वो हमेशा ऑड बनते हैं, कभी भी इवन नहीं बनते। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ही मैं चैप्टर नंबर 5 इसको पढ़ाने के बाद चैप्टर नंबर 5 भी स्टार्ट करवा दूंगा, और वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। बाकी उसके बाद 5 पढ़ाने के बाद जो चैप्टर 7 की वर्कशीट रहती है, चैप्टर 7 में जो भी फिजिकल क्लास में जिनका रहता था थोड़ा बहुत, वो भी करवा दूंगा चैप्टर 7। ठीक है बच्चों, चलें, थैंक यू सो मच। यहाँ पे फिलहाल क्लास को हम